नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस। मैं नरेंद्र कुमार आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट लेकर। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। प्रश्न एक बार पुनः, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। अ 7 से कम, ब 7 से अधिक, स 7 और द उक्त में से कोई नहीं। साथियों, अम्लीय मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होता है, अतः इसका उत्तर असही है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है और हमारा दूसरा प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। विद्यार्थियों, क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कितना होता है। विकल्प हैं अ 7 से कम, ब 7 से अधिक, स 7 और द कोई नहीं। तो साथियों, क्षारीय मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात यहां पर उत्तर बा सही है, यानी 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय मृदाओं का होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है। विकल्प है 7 से कम, ब 7 से अधिक, स 7 और द कोई नहीं। साथियों, उदासीन मृदा का पीएच मान 7 होता है। अब अगला प्रश्न हमारा चौथा है, किस पीएच मान वाली मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। किस पीएच मान वाली मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अ है 7 से कम पीएच मान वाली मृदाएं, ब है 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदाएं हैं, और स है 6 से 7.5 पीएच मान वाली मृदाएं, और द है उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, 6 से 7.5 पीएच मान वाली मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, अर्थात यहां पर स उत्तर सही है। साथियों, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है और हमारा पांचवा प्रश्न है, पीएच स्केल कितने भागों में विभाजित रहता है। साथियों, इसके विकल्प हैं अ 10 भागों में, ब 15 भागों में, स 20 भागों में और द 14 भागों में। विद्यार्थियों, 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल 14 भागों में विभाजित रहता है। इसमें 7 पीएच मान उदासीन मृदा के लिए और 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय मृदाओं को और 7 से कम पीएच मान अम्लीय मृदाओं को इंगित करता है। हमारा छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। छठवां प्रश्न है, पीएच द्वारा किसका मापन किया जाता है। पीएच द्वारा किसका मापन किया जाता है। इसके विकल्प हैं अ मृदा में पोषक तत्वों का, ब है मृदा में जैविक उर्वरकों का, और सा है मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता का, और द है मृदा उर्वरता का। साथियों, पीएच स्केल द्वारा मृदा की अम्लीयता एवं क्षारीयता का मापन किया जाता है कि कौन मृदा कितनी अम्लीय है अथवा कितनी क्षारीय है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है और हमारा सातवां प्रश्न है, क्षारीय मृदा सुधारने के लिए किस मृदा सुधारक का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा सुधारने के लिए किस मृदा सुधारक का प्रयोग किया जाता है। इसके विकल्प हैं अ जैविक खाद का, ब
पाइराइट्स का, स जिप्सम का और द उक्त सभी का। तो विद्यार्थियों, क्षारीय मृदा सुधारने के लिए उक्त तीनों का प्रयोग किया जाता है, जैविक खादों का भी, पाइराइट्स का भी और जिप्सम का भी। साधारणतः प्रश्न पूछा जाता है कि ऊसर भूमि अर्थात क्षारीय मृदा सुधारने के लिए किस मृदा सुधारक का प्रयोग किया जाता है, तो सामान्यतः उसमें पाइराइट्स और जिप्सम ही दिए होते हैं, किंतु जैविक खाद भी क्षारीय मृदा सुधारने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। पौधे पोषक तत्वों को कहां से प्राप्त करते हैं, और इसके विकल्प हैं अ हवा से, ब पानी से, स मृदा से और द उक्त सभी से। विद्यार्थियों, पौधे पोषक तत्वों को हवा, पानी और मृदा तीनों से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात यहां पर हमारा द उत्तर सही है। इसी प्रकार आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर, और 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक पोषक तत्वों का समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक पोषक तत्वों का समूह कौन सा है? इसके विकल्प हैं अ एनपीके, ब सीएएमजी और एस, और स एफईसीयू जेडएन और द कोई नहीं। साथियों, यहां पर द्वितीयक पोषक तत्वों के रूप में CaMgS अर्थात ब उत्तर सही है। Ca अर्थात कैल्शियम, Mg अर्थात मैग्नीशियम और S सल्फर, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन तीनों को द्वितीयक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। आइए चलते 10वें प्रश्न की ओर, और हमारा 10वां प्रश्न है, पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? इसके विकल्प हैं अ 10, ब 11, स 12 और द 16। तो विद्यार्थियों, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 16। आइए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और हमारा 11वां प्रश्न है, पौधे मृदा से कितने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? प्रश्न को एक बार सुनिए और समझिए। पौधे मृदा से कितने पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं? इसके विकल्प हैं अ 10, ब 11, स 13 और द 16। तो विद्यार्थियों, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 16 हैं, किंतु मृदा से वो 13 ही प्राप्त करता है, अर्थात यहां पर स उत्तर सही है। 11वें प्रश्न का स उत्तर यहां पर सटीक है और सही है। आइए चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर, और हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक पोषक तत्वों का समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक पोषक तत्वों का समूह कौन सा है? अ एनपीके, ब सीयू, एफई और के, स एन एमएन एस और द एन सीएएमजी। तो विद्यार्थियों, प्राथमिक पोषक तत्वों के समूह में एनपीके अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को रखा जाता है, अर्थात यहां पर हमारा अ उत्तर सही है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, और हमारा 13वां प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? हमारे विकल्प हैं अ एन, ब के, स पी और द एमजी। विद्यार्थियों, पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी पोषक तत्व नाइट्रोजन अर्थात एन है, और 13वें प्रश्न का सही विकल्प अ है, अर्थात नाइट्रोजन एन। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, और हमारा 14वां प्रश्न है, पौधे नत्रजन को या नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं?
पौधे नत्रजन या नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसके विकल्प हैं अ नाइट्रेट के रूप में, व नाइट्राइट के रूप में, स नाइट्रोजन के रूप में और द यूरिया के रूप में। तो विद्यार्थियों, पौधे नाइट्रोजन को या तो अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यहां पर अमोनियम न होने के कारण नाइट्रेट उत्तर सही है, अर्थात अ उत्तर हमारा एकदम सटीक है। आइए चलते हैं प्रश्न 15 की ओर, और प्रश्न 15 में हमारा है दलहनीय फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहनीय फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसके विकल्प हैं अ राइजोबियम जीवाणु, ब स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, स नाइट्रोबैक्टर जीवाणु और द उक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञात है कि दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा में स्थिर करता है, फिक्स करता है। तो यहां पर हमारा आंसर असही है। 15वें प्रश्न का उत्तर असही है, राइजोबियम। हमारा 16वां प्रश्न स्क्रीन पर उपलब्ध है और 16वां प्रश्न है राइजोबियम नामक जीवाणु मृदा में किस पोषक तत्व को स्थिर करता है? यह पिछले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है और आप इसका उत्तर स्वयं देने का प्रयास करिए। तो इसके विकल्प हैं अ सल्फर को, ब फास्फोरस को और स पोटास को और द नत्रजन को। तो पहले ही बताया जा चुका है कि राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा में स्थिर करता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर द है, यानी नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करता है। हमारा 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है और 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? अ डीएपी, ब एसएसपी, स यूरिया और द कैल्शियम नाइट्रेट। तो विद्यार्थियों, कार्बनिक उर्वरक मात्र एक ही है और वह है यूरिया। बाकी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, ये कार्बनिक उर्वरक नहीं है बल्कि खादें हैं, ये कार्बनिक खादें। आइए चलते हैं प्रश्न 18 की ओर और 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है और 18वां प्रश्न है पौधों में नत्रजन के क्या कार्य हैं? पौधों में नत्रजन के क्या कार्य हैं? तो इसके विकल्प हैं अ पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, नत्रजन पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, ब दानों की संख्या में वृद्धि करती है, स प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करती है और द उक्त सभी। तो विद्यार्थियों, नत्रजन उक्त सभी कार्य करती है जो उपयुक्त बताए गए हैं, अर्थात यहां पर द उत्तर हमारा एकदम सटीक और सही है। अब चलते हैं प्रश्न 19 की ओर और 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। फसलों के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। यहां पर हमारे विकल्प हैं अ दोमट मृदा, व सिल्ट मृदा, स बलुई मृदा और द क्ले मृदा। तो यहां पर सबसे उपयुक्त मृदा दोमट मृदा है, अर्थात हमारा अ उत्तर सही है। और 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है और हमारा 20वां प्रश्न है ऊसर मृदा के वर्गीकरण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? ऊसर मृदा के वर्गीकरण के निर्धारक तत्व हैं, एक ही बात है। इसके विकल्प हैं मृदा पीएच मान, ब मृदा की विद्युत चालकता, स विनिमयशील सोडियम की मात्रा
और द उक्त सभी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर द है, अर्थात उक्त सभी। मृदा के वर्गीकरण के लिए, यानी ऊसर मृदा के वर्गीकरण के लिए मृदा पीएच मान, मृदा की विद्युत चालकता और विनिमयशील सोडियम की मात्रा, तीनों ही को आधार माना जाता है। आइए साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और अगली सीरीज में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।